नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जीएसटी पर भी नोट की चोट, मुआवजे पर पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को ऐतराज। दोहरे नियंत्रण पर भी नहीं बनी सहमति, 1 अप्रैल की डेडलाइन पूरा होना मुश्किल। घट सकती है आपकी ईएमआई, नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने जताई उम्मीद, लेकिन कैश लिमिट पर अभी नहीं राहत। लगातार 7 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में बढ़त, लेकिन निफ्टी अब भी 8000 के नीचे। मिड कैप शेयरों की पिटाई जारी। तीखी हुई टाटा वाडिया की जंग, वाडिया ने टाटा सन्स और रतन टाटा के खिलाफ किया आपराधिक मानहानि का मुकदमा। यूपी के सियासी दंगल में होगा सपा, आरएलडी और कांग्रेस का महागठबंधन। कांग्रेस को मिल सकती है 78 सीटें और डिप्टी सीएम का पद। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। हाथों की पहलवानी अब दंगलों का। बॉक्स ऑफिस पर चला दंगल का दांव, बुक माई शो पर रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग। ट्विटर पर सलमान ने सराहा। दो 2016 के सबसे बड़े सेलिब्रिटी रहे सलमान खान। रोज की कमाई 74 लाख रुपए। फोर्ब्स इंडिया की टॉप 10 सेलिब्रिटी में 7 बॉलीवुड सितारे और 3 क्रिकेटर। लड़कियां किसी से कम नहीं, इस संदेश के साथ आमिर खान पर्दे पर आए तो देश ने हाथों हाथ लिया। रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। बुक माई शो पर रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग, सारे शो हाउसफुल। जी हां, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म दंगल आज रिलीज हो गई। फिल्म को मिली शानदार ओपनिंग से सिनेमाघरों के मालिकों की चांदी है। दंगल का निर्देशन किया है नितेश तिवारी ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं आमिर खान, साक्षी तंवर ने। आमिर की बेटियों के किरदार में है फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा। इस फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहां बैकग्राउंड स्कोर और किसी इफेक्ट का सहारा नहीं लिया गया है, फिर भी ये दृश्य इतने असरदार हैं कि अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वहीं सलमान खान ने दंगल की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पूरे परिवार ने दंगल देखी तो सोचा कि ये फिल्म सुल्तान से बहुत अच्छी है। व्यक्तिगत तौर पर मैं यानी आमिर से प्यार करता हूं, लेकिन प्रोफेशनली आपसे नफरत। सलमान खान के इस ट्वीट का जवाब आमिर ने भी काफी दिलचस्प अंदाज में दिया है। आमिर ने लिखा है, सल्लू तुम्हारी नफरत में भी सिर्फ प्यार है। आई लव यू लाइक आई हेट यू। मैं हमेशा ये सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। वो बात मेरी समझ में ना आई कि तो क्या खास और क्या आम सब दंगल की तारीफ कर रहे हैं। देखिए दंगल देखकर निकले लोगों का फिल्म के बारे में क्या कहना रहा। जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी। बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब बहुत अच्छी लगी, मतलब हम एंड तक तालियां बजाते रह गए। इट्स अ रियली ग्रेट मूवी। जो बेटी की इज्जत नहीं करते वो उनके लिए बहुत अच्छी पिक्चर है ये। पिताजी का इंस्पिरेशन कैसा बताया उसमें, बहुत अच्छा बताया। आने वाला पीढ़ी को एक सबक रहेगा और लड़की लोग को तो बहुत ही प्रोत्साहन काम करने का। इससे पता चलता है कि आगे आने वाले टाइम में हरियाणा की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ दंगल में सिर्फ रेसलिंग ही नहीं, कुछ काफी कुछ कर सकती है। गोल्ड जीती तो दंगल लोगों को पसंद आ रही है, आपको भी देखने जाना चाहिए। तो आपका उत्साह थोड़ा और बढ़ाते हैं और ये उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं कविता थपलियाल। कविता, मुझे दंगल क्यों देखनी चाहिए, इधर आप मुझे समझाएं कि क्या मजा आएगा वहां। आपको दंगल देखनी चाहिए क्योंकि छोरियां छोरों से कम नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, इसीलिए आपको जाना चाहिए। ये फिल्म धाकड़ फिल्म है, जैसा कि आपने खुद सुना, लोगों ने भी कहा है। हर डायलॉग पे, हर पंच पे आपको ताली बजाने का मौका मिलेगा। ये फिल्म आपको हंसाएगी, आपको रुलाएगी और आपको गर्व भी महसूस कराएगी। हमारे देश में ऐसी कहानियां हैं, चुन चुन के ये सारी कहानियां लेकर आते हैं आमिर खान और अब की बार भी इन्होंने ऐसा किया है। शिद्दत से इन्होंने महावीर फोगाट का जो किरदार है वो निभाया है और लड़कियां उससे भी ज्यादा कमाल, मतलब धोबी पछाड़ दिया है उन्होंने लड़कों को। ये फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है, एक सोशल मैसेज के साथ, और वो मैसेज है जेंडर इक्वालिटी का, जो कि बहुत प्रोमिनेंट तरीके से ये फिल्म में दिया गया है। कहानी तो हम सबको पता है, जो महावीर फोगाट की कहानी है, उन्होंने कुश्ती को कैसे, महिला कुश्ती को कैसे इंट्रोड्यूस किया, उसे बढ़ाया। लेकिन जिस तरह से नितेश तिवारी ने इस कहानी को बयां किया है, बहुत एंटरटेनिंग बॉलीवुड मसाला फिल्म। मैं तो कहूंगी इस साल बॉलीवुड जो है वो कुश्ती से कुछ
ऑब्सेस रहा है। सुल्तान हमने देखी, लेकिन दंगल आप कह सकते हैं कि 2016 की सबसे बेस्ट फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मैं कहूंगी। लेकिन जो अंत है साल का वो दंगल से हो रहा है, आपको जरूर देखनी चाहिए इसके एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए। तो क्या कहती हैं, बॉक्स ऑफिस पर जब रिकॉर्ड्स की बात होती है, करोड़ों की बात होती है, इसका दांव चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और ये तो हम सब जानते हैं, आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, इनका कोई दाव, कोई भी इनका पासा कभी खाली नहीं जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये सुल्तान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और जब तक हम ओपनिंग देख रहे हैं, हमने बताया दर्शकों को कि बुक माई शो पर तो हाउसफुल हो रखे हैं यहाँ पर ये वीकेंड, इनफैक्ट अगला वीकेंड भी लोग बुक कर चुके हैं दंगल के लिए। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि यहाँ पर 100 करोड़ क्लब से भी ज्यादा का बिजनेस, जो कि हमेशा आमिर खान की फिल्में करती हैं, इस बार भी करेगी। राइट, तो ये है दंगल। इसमें है हानिकारक बापू जो लाभदायक काम करने जा रहे हैं। थैंक यू। मेहनत से, लगन से, हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था, देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहरावेगा। मुबारक हो भाई साहब, चौथी भी छोरी हुई है। मैं आपको छोड़ा ना दे पाई। गलत मत समझ मना, गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी हैं। तो दंगल इस साल की आमिर खान की पहली फिल्म है। कोई फिल्म ना होने की वजह से वो इस बार फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में 14वें नंबर पर चले गए हैं। और सलमान खान साल 2016 के नंबर 1 सेलिब्रिटी हैं। लेकिन टॉप 10 के दंगल में भी 2 लड़कियों ने अपना दम दिखाया। आइए देखते हैं कौन है फोर्ब्स इंडिया के टॉप 10 सेलिब्रिटी। सलमान खान ने आखिरकार छीन लिया शाहरुख का ताज। इस साल की फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 रैंकिंग में सलमान खान हैं टॉप पर। साल भर में सलमान ने कमाए 270 करोड़, यानी सल्लू मियां ने हर रोज 74 लाख रुपए की कमाई की। कमाई के साथ साथ रैंकिंग के लिए फेम यानी टीवी, अखबार, फेसबुक और ट्विटर पर नाम की चर्चा को भी आधार बनाया गया। लिस्ट में 221 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर हैं शाहरुख खान। तो तीसरे नंबर पर जगह बनाई है विराट कोहली ने। कमाई तो सिर्फ 134 करोड़ की है, लेकिन फेम के मामले में कोहली नंबर 1 है। एयरलिफ्ट, रुस्तम और हाउसफुल 3 ने अक्षय कुमार को पहुंचा दिया है नंबर 4 पर। और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी अपनी बायोपिक MSD के दम पर टॉप 5 में बरकरार हैं। नंबर 6 पर हैं दीपिका पादुकोण, उनके बाद सचिन तेंदुलकर, फिर प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और टॉप 10 की आखिरी कड़ी यानी नंबर 10 पर हैं ऋतिक रोशन। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की पूरी लिस्ट और ज्यादा जानकारी के लिए आप फोर्ब्स की साइट www.forbesindia.com पर जा सकते हैं। मैगजीन का नया अंक भी 26 दिसंबर को स्टैंड्स पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। टॉप 10 की बात होती, 11वां नंबर भी बड़ा दिलचस्प है। आपको बता दें, कपिल शर्मा ने टीवी के सबसे बड़े कॉमेडियन 11वें नंबर पर हैं इस लिस्ट में। चलिए, सितारों के बाद आम आदमी की भी बात करते हैं। और आम आदमी के लिए खास खबर यह है कि ब्याज दरें घट सकती हैं। जी हां, नोटबंदी के आगे सस्ते कर्ज की उम्मीद है। SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने उम्मीद जताई है कि नोटबंदी के बाद ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। There is a very genuine case for cutting these rates, because when fixed deposit rates were 9%, it was 4%. Now that they are at 7%, it's still 4%. It can't be. So, we fully understand this. It's a question about who will do it first. और अब आपके काम की 2 और खबरें। दिल्ली में कैशलेस मेट्रो और पासपोर्ट के लिए कम हुई परेशानी। पहले बात पासपोर्ट की, तो विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों को और आसान कर दिया। अब सिंगल पेरेंट वाले आवेदक माता या पिता का नाम देकर ही पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दस्तावेजों में भी सहूलियत दे दी गई है। नए पासपोर्ट नियम के मुताबिक अब जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड से भी पासपोर्ट बनवाया जा सकता है। अगर इन सहूलियतों के बाद भी आपकी कोई शिकायत हो तो सीधे ट्विटर के जरिए विदेश मंत्रालय तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए पासपोर्ट ट्विटर सेवा शुरू की है। हैंडल है @MEA India। ट्विटर सेवा की शुरुआत की गई है। खासतौर पर वो लोग जो विदेशों में रहते हैं, अगर उन्हें कोई समस्या हो तो वो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर पाएं। ट्विटर सेवा जो भी जहां रहता है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए वो इसके द्वारा अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, अपनी दिक्कत डाल सकते हैं,
उनको कोई सुविधा चाहिए उसके बारे में हमको बता सकते हैं, और इसके अंदर सुविधा है किस तरीके से आपने देखा है कि कैसे उसको हम तक पहुंचाया जाएगा। और इन सुविधाओं में एक दिलचस्प सुविधा है और जो कि आपको बता दें कि अगर कोई सन्यासी है, साधु है, तो वो पासपोर्ट के लिए अपने माता पिता की जगह अब अपने गुरु का नाम भी दे सकता है। चलिए काम की दूसरी खबर दिल्ली से है। दिल्ली वालों की लाइफ लाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो हो गई है कैशलेस। नए साल पर दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशनों पर कैशलेस भुगतान के लिए पेटीएम सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए आपके फोन में पेटीएम एप्लीकेशन होना जरूरी है। टोकन काउंटर पर जाकर आपको टोकन मांगना है, इसके बाद क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और कुछ स्टेप्स के बाद आपको टोकन या फिर स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां लगातार 7 दिनों की गिरावट के बाद आज मामूली ही सही बढ़त आती हुई दिखाई दी। हालांकि बाजार में तेज उतार चढ़ाव जरूर रहा। बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी और निफ्टी ने 7,950 का भी लेवल तोड़ा। हालांकि बाजार ने दोपहर के बाद पलटी मारी और निफ्टी 8,000 के ऊपर निकल गया। हालांकि बाद में निफ्टी 8,000 के नीचे ही बंद हुआ। और जीएसटी की डेडलाइन मिस, पूरी खबर ब्रेक के बाद। आज जीएसटी काउंसिल की 7वीं बैठक खत्म हुई। इसमें जीएसटी से जुड़े 2 ड्राफ्टों को भले ही मंजूरी मिल गई, लेकिन अब सरकार 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी लागू होते नहीं देख रही है। सूत्रों की माने तो अब सारे पक्ष 1 जुलाई की नई तारीख को जीएसटी लागू होने की तारीख मानकर चल रहे हैं। आज की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया को ब्रीफ भी किया। The CGST and the SGST drafts are to be approved, the CGST by the Parliament and the SGST by all the state legislatures. These two laws will be a mirror image of each other. So that's one important step which we have completed. A significant headway has been made. राज्यों की अब क्या मांगे और क्या आपत्तियां आई, ये जानने के लिए बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष अमित मित्रा से बात की सीएनबीसी आवाज ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। सेंट्रल जीएसटी में अभी भी 4-5 इश्यूज बची है। जैसे एक तो जैसे कॉम्पेंसेशन की इश्यू है, उसमें कोई रीड्राफ्टिंग है होना है, वो जीएसटी काउंसिल में आएगा। ठीक है। उसके बाद और 3 इश्यूज बचे हैं, जो 3 इश्यूज अभी विचार हो रहा है, कैलकुलेशन होगा। जैसे आप पावर्स टू दी स्पेसिफिक ऑफिसर्स, उसके ऊपर भी विचार होगा। नोटबंदी के बाद आपको लगता है कि मुआवजे की रकम बढ़ाई जानी चाहिए? देखिए, जब ये विचार हुई थी जीएसटी काउंसिल में 55,000 करोड़ के बारे में आपने जो कहा, जी, वो जो विचार हुई थी 3 दिन से लगातार, उस समय नोटबंदी नहीं थी, डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था। उस समय आशा थी कि 4-5 राज्यों ही केवल कॉम्पेंसेशन मांगेंगे और बाकी राज्यों 14% के ऊपर ही टैक्स ग्रोथ करवा लेंगे और कॉम्पेंसेशन नहीं मांगेंगे। अब नोटबंदी के बाद ग्रोथ रेट कम होगा। नोटबंदी के बाद आज के जो वातावरण था, मैं आपको दावा कर सकता हूं कि हर राज्य, वो पार्टी के बात छोड़ के, हर पार्टी में जो राज्य में पावर में है, सब में आज ये डर घुस चुका है कि हमारी जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो 30% या 40% कम हो सकता है। तो यहां पर सभी राज्यों को दिक्कत है कि नोटबंदी के बाद अब उनके कलेक्शन पर असर पड़ेगा, इसलिए कंपनसेशन का क्लॉज या कंपनसेशन वाली बात फिर से होनी चाहिए। तो बड़ी बाधा, लक्ष्मण रॉय हमारे ब्यूरो चीफ जो बातचीत कर रहे थे हमारे साथ है। लक्ष्मण, तो अब सभी राज्यों को ये नोटबंदी के बाद एक बड़ी बाधा दिख रही है, मुआवजे के लेकर चिंता आ गई है। यहां पर क्या कहना है, क्या दलील है इन राज्यों की? वाकई नोटबंदी के बाद जीएसटी का मामला और ज्यादा उलझ गया है। दरअसल जो बैठक शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि सारा मामला काफी आसानी से निपटता जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी के कमोबेश सभी प्रावधानों पर सहमति भी बन गई। 4 से 5 प्रावधानों को छोड़ दिया गया क्योंकि उनका लेना देना डुअल कंट्रोल से था। एक दूसरा बिल आया, वो ये था कि जीएसटी मुआवजे पर जो बिल है उसको मंजूरी दी जाए। तो सभी राज्यों ने सैद्धांतिक सहमति इसमें दे दी, लेकिन अधिकांश राज्यों ने मुद्दा ये उठाया कि मुआवजे की रकम अब बढ़ाई जाए। बढ़ाई क्यों जाए?
तो दलील ये दी गई कि जब मुआवजे का फॉर्मूला तय किया गया था तो वो ये कहा गया था कि जिनके टैक्स कलेक्शन का वृद्धि दर 14% या इससे ज्यादा रहा है उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जिन राज्यों के टैक्स कलेक्शन में जो वृद्धि दर है वो 14% से कम है उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि नोटबंदी के बाद जिनके टैक्स कलेक्शन का वृद्धि दर 14% से ज्यादा हुआ करती थी उसमें काफी ज्यादा गिरावट आ रही है, 14% से काफी ज्यादा नीचे चली जाएगी। यानी वो राज्य जिनको अब तक मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था उनको भी मुआवजा चाहिए। इस वजह से ये राज्य मांग कर रहे हैं कि हमें भी मुआवजा दिया जाए, जो पहले आपने मुआवजा नहीं देने की बात की थी, क्योंकि नोटबंदी के बाद टैक्स कलेक्शन की वृद्धि दर में भारी गिरावट आने जा रही है। तो ये भी मुद्दा है जो आगे चलकर काफी ज्यादा उठेगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इस मामले पर और ज्यादा बातचीत और ज्यादा समझ के लिए अब मेरे साथ है खेतान एंड कंपनी के अभिषेक रस्तोगी। अभिषेक, ड्यूअल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हर बैठक में अगली बार के लिए इसे टाल दिया जाता है, आसानी से कोई एक मत इस पे बना ही नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है कि अब कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है या ये कश्मकश खींचतान अभी और चलेगी? देखिए, ड्यूअल कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फेडरलिज्म हैज टू बी मेंटेन। अब कोई भी स्टेट ये नहीं चाहेगी कि जो भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं उस पे उसका कंट्रोल छूटा जाए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इशू अब आया, क्या ये डेलिबरेटली इशू अब आया या ये किसी ने अभी तक सोचा नहीं था? बट आई थिंक जिस हिसाब से अभी तक सारे डिस्कशंस हुए हैं, उम्मीद ऐसी ही लगती है कि आने वाले टाइम में भी वोटिंग स्टेज पे नहीं जाएगा और कोई ना कोई इसका फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि जिससे दोनों सारी स्टेट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रोल रहे ऑन IGST। एंड कुछ जो चीजें हैं जहां पर मॉनेटरी लिमिट है फॉर ऑडिट्स एटसेट्रा ऑफ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स और स्मॉल SSEs, वहां पर तो आई थिंक कंसेंसस पे रीच करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इधर और कॉर्पोरेट खबरों में नुस्ली वाडिया ने रतन टाटा और टाटा सन्स के डायरेक्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन यानी आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले में वाडिया ने तानिया गोदरेज को गवाह बनाया है। उन्होंने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में सिविल डिफेमेशन का केस किया था, लेकिन आज आपराधिक मानहानि के लिए उन्होंने मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट में नया केस दायर किया है। कल ही उन्हें टाटा मोटर्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया था। टाटा सन्स और मिस्ट्री की लड़ाई को लेकर रतन टाटा आज EGM में काफी भावुक नजर आया। उन्होंने बेईमानी और धांधली के मिस्ट्री के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ वो हैं अच्छे गवर्नेंस और ईमानदारी की बदौलत है। The group has been there for 150 years. It has been based on governance, fair play. I think the truth will prevail, whatever the process may be, however painful it may be, the truth will prevail and the systems in our country will govern. Once again, I thank all of you for your support. और यहां पर आवाज एट 9 में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्या है यूपी में महागठबंधन का फॉर्मूला, नेटवर्क 18 का एक्सक्लूसिव, देखिए आगे। हाईजैक हुए लीबिया के यात्री विमान को करीब 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद छुड़ा लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्रू मेंबर सहित सभी यात्री सुरक्षित हैं। सेबा से त्रिपोली जा रहे विमान को 2 अपहरणकर्ताओं ने आज शाम हाईजैक कर लिया था और माल्टा के एक एयरपोर्ट पर ले गए थे। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में एक बड़े दांव की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधानसभा चुनाव के लिए सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की सहमति बन गई है। इसके तहत समाजवादी पार्टी को 303, कांग्रेस को 78 और आरएलडी को 22 सीटें देना तय किया गया है। अगर गठबंधन को बहुमत मिलता है तो कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद भी मिलेगा। फार्मा सेक्टर में ऑनलाइन ऑफलाइन की लड़ाई में नोटबंदी ने ई फार्मा कंपनियों को बढ़त दिला दी है। भारत में दवाई के दुकानदारों के कड़े विरोध का सामना कर रही इन कंपनियों के व्यापार में नोटबंदी के बाद काफी इजाफा हो रहा है। नोटबंदी के चलते कैशलेस और कैशलेस के चलते ऑनलाइन कारोबार को तगड़ा बूस्ट मिला है।
इसका सीधा फायदा ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली कंपनियों को भी हुआ है। शुरुआत के कुछ दिनों में दवा दुकानों पर बैन नोट चलाने की छूट थी, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन दवा की बिक्री और तेजी से बढ़ी। ई फार्मा कंपनी 1mg की बिक्री 20% बढ़ी है, तो नेटमेड्स की डिमांड में भी लगभग 20% का उछाल दिखा है। पहले जहां ऑनलाइन फार्मेसी बाजार में 70% लोग कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखते थे, वहीं अब सिर्फ 30% लोग कैश पेमेंट का विकल्प चुन रहे हैं। इस तेजी को कायम रखने के लिए 1mg 20% डिस्काउंट और 15% कैशबैक दे रही है, तो नेटमेड्स भी 20% डिस्काउंट दे रही है। मेडलाइफ मेडिसिन में भी 25% का डिस्काउंट है। ज्यादातर ऑनलाइन फार्मेसीज अब अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी बढ़ा रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने जाना, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री अब डिजिटाइज होने लगी है। डिजिटाइज हुई है, लोग ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर कर रहे हैं। फार्मेसी में भी वही प्रॉब्लम्स थी जो करेंसी में थी। बहुत सारा फेक है मार्केट में, बहुत अनअकाउंटेड अनऑथराइज्ड यूज है। एक बार ये सब कुछ डिजिटाइज हो जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाती है, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए आई थिंक ट्रेस हो सके। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री में उछाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में इसे लेकर कोई साफ नीति नहीं है। इन कंपनियों के खिलाफ मेडिकल स्टोर वालों ने कई बार हड़तालें भी की हैं। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक तो नहीं है, लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सभी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां भी नहीं बेची जा सकती। रोहन सिंह, दिल्ली। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दंगल फिल्म के ही एक शानदार गीत के साथ जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। बापू सेहत के लिए रुकना नहीं है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो करो, हम नन्ना बालक है। हम पे थोड़ी दया तो करो, हम नन्ना बालक है। डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है। बापू सेहत के लिए तू जो भी कहेगी हम सब कराएंगे मम्मी। बस इस पहलवानी से बचा ले। साड़ भर के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ है। रे इतनी जल्दी भूल गई?